टाइमिंग नहीं पता है ना, तभी बच्चे कम नजर आ रहे हैं। कई सारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे। मैसेज गया था आप लोगों का टाइमिंग चेंज का गुड इवनिंग के यस लिए? सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ाई किया जाए, क्योंकि हमारे पास जीएमडी बैच में ना टाइम ही नहीं रहता है यार बात करने के लिए थोड़ा सा भी। कल का डाउट सेशन इसलिए नहीं लगा था क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं टाइम चेंज कर गया है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। नेक्स्ट वीक से हम आपको बता देंगे कब डाउट सेशन आपका होगा। थोड़ा सा अभी सारा उथल पुथल हुआ है टाइम का, तो अभी मेरा थोड़ा रूटीन वगैरह देख लेने दीजिए किस तरह से सेटअप हो रहा है, तो हम बता देंगे डाउट सेशन कब है। ऐसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सबको हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी किए होंगे, जितने लोगों ने कल तक डाउट भेजा था सबको रिप्लाई किए हैं। व्हाट्सएप पे रिप्लाई हम कर भी रहे हैं। ठीक है, चला जाए आगे, पढ़ा जाए। यस सर। यस चलिए, सर। तो पिछले क्लास की अगर मैं बात करूं, एक बार 4 बजे याद दिलाइएगा अटेंडेंस भेजने का। अगर पिछले क्लास की आज आज से कमिटमेंट था लिख के पढ़ाएंगे तो लिख के पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई आरबीसी का काउंट कितना होता है, बस इतना पढ़ा था। और बढ़ जाए तो क्या कहलाता है, घट जाए तो क्या कहलाता है। आज उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज ब्लड सेल हम लोग खत्म करेंगे। मेरा पूरा कोशिश है कि ब्लड सेल अभी खत्म कर दिया जाए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेप। अच्छा ये पेन्स थोड़े थिक है, रुक जाइए। पेन थिक ही लिखे क्या, या थिन रहने दें? थिक रहने दें। थिन। हमें चलो, लिखी वाली पीडीएफ मिलेगी तो या जैसे दूसरी लिखे वाली? वैसा ठीक है। तुम जैसा चाहोगे वैसा दे देंगे। दोनों देखो, दोनों पीडीएफ सेम ही रहता है। ये क्लास वाला भी चाहोगे तो अगर प्रिंट कराना होगा तो मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लेना, पेन वाला, ठीक है, अगर नहीं प्रिंट सर, कराना क्योंकि यस होगा। सर। जो सर हाँ, आप लिखते हैं ना वो साथ साथ में नोट्स बन जाते हैं ना, इसलिए बोल रहे ठीक थे। ठीक, तुम जैसा चाहोगे। मतलब मेरे पास ये क्लास, एक तो रिटन पीडीएफ होता है जो क्लास वाला होता है, और सेम उसी का दूसरा वर्जन, दूसरे वाले वर्जन जो हैंड रिटन वर्जन है, जो पेन से लिखा हुआ है, उसमें बस इतना प्रॉब्लम है कि हो सकता है उसमें जो चीज हम समझाते हैं एक्स्ट्रा वो सब ना हो, उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान टाइप लिखा रहता है। हालांकि पढ़ोगे तो, अगर क्लासरूम अटेंड की हो तो वो बेस्ट है, लेकिन समझाना हुआ चाहिए तो यहाँ जो भी समझाते हैं वो मिटाते नहीं है। बोर्ड तो है नहीं कि मिटा दे, तो वो भी रहता है पीडीएफ में। तो मर्जी तुम्हारी है, हम दोनों अपलोड कर दिया करेंगे। हैंड रिटन वाला आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, यहाँ से भी कहिएगा तो यहाँ भी अपलोड कर देंगे, लेकिन बच्चे फिर कंफ्यूज करते हैं, तो हैंड रिटन व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। हम क्लास में जो पढ़ाएंगे वो यहाँ पे अपलोड कर दिया करेंगे। चलिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने दो अपना, थोड़ा सा गड़बड़ है ये सिटिंग अरेंजमेंट। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। देखो, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी में अगर मैं पढ़ाऊं तो हमें दो तरह का आरबीसी देखना है। एक देखना है नॉन मैमलियन आरबीसी, नॉन मैमलियन आरबीसी, और दूसरा देखना है मैमलियन आरबीसी। ठीक, मैमलियन आरबीसी। हम लोग नॉन मैमेलियन आरबीसी में मैच्योर्ड आरबीसी, अरे ये थोड़ा थिक पेन जो है ना ये थोड़ा फैलता है, रुको इसको थिन करने दो, इसकी इंक फैलती ज़्यादा है। ऐसे मतलब ऐसा लगता है जैसे जो डिजिट्स हैं वो चिपक जाएंगे। 2.5 रहने दो, ठीक है। इधर देखो, हम लोग मैच्योर्ड आरबीसी देखेंगे, नॉन मैमेलियन आरबीसी। देखो, जो आरबीसी क्या है, एक सेल है, सेल है। तो जो नॉन मैमेलियन आरबीसी रहता है वो इस शेप का होता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के अलावा इस नॉन मैमेलियन आरबीसी में ऑर्गेनल्स वगैरह भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसके शेप की बात करूं, अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो देखो ये सब चीजें 3D में होती हैं। 3D मतलब समझते हो, जैसे मान लो घर पे एक आटे का डफ बनाते हो। अच्छा, आटे का एक डफ बनाते हो जैसे रोटी बनाने के लिए, तो वो ऐसे उभरा हुआ है, मान लो चारों तरफ से उभरा हुआ है, तो इस शेप को हम लोग कहते हैं, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये शेप कहलाता है। एक तो ये 3D है, 2D नहीं है, डिस्क जैसा है। और ये शेप जो है डिस्क लाइक, बाई दोनों तरफ से ये कैसा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? केव। अरे सर केव नहीं केव। है, वेक्स है ये। अरे केव तो कन्वेक्स। गुफा होता है, धस धसा हुआ होगा तब ये केव होगा, ठीक है। इतना शेप नहीं पहचान रहे हो, बताओ यस तुम सर। लोग कैसे, तुम लोग 9th 10th पास किए हो, एकदम पढ़ाई चौपट ही है तुम लोगों का।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैमलियन आरबीसी। एक तो इमैच्योर्ड देखेंगे और दूसरा देखेंगे मैच्योर्ड। तो आपने पढ़ा नॉन मैमल्स का आरबीसी ऐसा होता है, ठीक, इसकी कहानी कीजिए खत्म। हम लोग देखेंगे मैमलियन आरबीसी, मैमल्स का आरबीसी कैसा होता है। तो देखो, अगर मैमल की आरबीसी को देखोगे तो रेड ब्लड सेल बनाने दो मेरे को, आरबीसी हम बनाते हैं। अगर इमैच्योर्ड आरबीसी देखोगे तो ऐसा इमैच्योर्ड आरबीसी होता है। इस इमैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर ऑर्गेनल्स की बात करोगे तो ऑर्गेनल्स वगैरह सब होते हैं, ठीक, ऑर्गेनल्स भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर यही आरबीसी मैच्योर होता है, ध्यान दीजिएगा, इस मैच्योर्ड आरबीसी में ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। मतलब इमैच्योर्ड जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, मैच्योर्ड जो होता है वो कैसा होता है, डी न्यूक्लिएटेड होता है। दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए। यस ठीक, सर। ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। कह रहा है ठीक है सर, शेप बताओ। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं, ये जो शेप है ये भी डिस्क जैसा है, इस शेप को कहते हैं सर्कुलर बाइकॉनकेव, दोनों तरफ से धंसा हुआ है डिस्क जैसा। जैसे मान लो एक आटे का डफ है, उस डफ को तुम बीच से दबा दे रहे हो, दबाओगे तो वो धंस जाएगा दोनों तरफ से और वो एकदम डिस्क की जैसा नजर आएगा, वैसा ही ये नजर आता है। क्लियर? ये कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। हाँ। यस सर। एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे बात कर ले हम लोग, कुछ जानवरों में, कुछ मैमल्स में ये इस शेप का नहीं होता है। तो आखिर किस शेप का होता है? तो कुछ जानवरों में जैसे कैमल एंड लामा में, इनफैक्ट कैमल फैमिली में इनका आरबीसी ओवल होता है, उनके जैसा आरबीसी इज ओवल, ओवल शेप का होता है। आप देखना चाहें ओवल शेप तो ये वाला शेप है, ओवल शेप का होता है, ठीक, ऐसा होता है। एक और चीज जानिए जानिए कि इस मैच्योर्ड आरबीसी में अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को कहते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, बोलिए तो? हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अच्छा, इनफैक्ट पर्पस ही यही होता है, पर्पस ही यही होता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ऑर्गेनल्स गायब हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन एक्यूमुलेट किया जा सके। अब एक चीज समझिएगा, अगर हमारा जो मैच्योर्ड आरबीसी है उसमें ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई ऑर्गेनल नहीं है, तो रेस्पिरेशन कैसे करता है? कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से ये जो आपके मैच्योर्ड आरबीसी हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोग जानते हो, जैसे कई बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो मैच्योर्ड आरबीसी की अगर हम लोग एक बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैच्योर्ड मैमलियन मैमलियन आरबीसी रेस्पायर्स, खुद ऑक्सीजन ढोता है लेकिन इसको यूज नहीं कर पाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। रेस्पायर्स anaerobically anaerobically due to absence of, आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या ऑर्गेनल्स के नहीं होने की वजह से। अच्छा, डीन्यूक्लिएटेड होने का क्या फायदा है? डीन्यूक्लिएटेड होने की वजह से जगह खाली हुआ और उस खाली जगह में इसने क्या एक्यूमुलेट करके रखा है, बोलिए तो? बहुत हीमोग्लोबिन। सारा हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ nucleus it can accumulate accumulate more। सर, हाँ, सर आपकी वॉइस तो करेक्ट आ रही है लेकिन पता नहीं क्यों जो आप लिख रहे हो ना तो वो बहुत ज्यादा देर बाद दिख रहा है। लैगिंग हो रहा है, समझ गए हम, वो लैगिंग हो रहा है। रुकिए एक बार बट वापस मैंने से। ऑफ करके दोबारा से भी ठीक किया। ठीक ठीक, मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, नेटवर्क में चेक करता हूँ, एक सेकेंड। बाकी लोगों को भी लेट से दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? नो सर। नो सर, नो नो सर। सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हिमांशी, आप कहाँ पे हैं? हिमांशी जम्मू में है या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है? कठुआ में सर, बट वाईफाई कनेक्ट है। वाईफाई कनेक्टेड है? चलिए, एक बार मैंने रीशेयर किया है, मैंने बाकी बच्चों से आपके सामने ही पूछा है, अगर अगर दिक्कत होता तो शायद सबको ही होता।
तो कभी कभी होता है प्रॉब्लम। अब यही है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन में कभी कभी हो जाता है दिक्कत। और ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डिंग में है। लैगिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरे से ना हैंड रिटन पीडीएफ ले लीजिएगा। जिनको भी लैगिंग वगैरह होता है वो ले लिया कीजिएगा ऐसे, अगर क्योंकि दूसरा उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं फिर से लिखता हूँ, आप देखिएगा, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। एक बार आप लोग देखिए, तब तक जरा अब पानी पी रहे हैं, तब तक अटेंडेंस भी भेज ही देते हैं इसी बहाने, फिर क्या ही बीच में जाएंगे। सर हमारे में मैच्योर्ड आरबीसी होता ना। हाँ, नहीं बनता इमैच्योर्ड है, उस वो मैच्योरिटी होती है, उसकी मैच्योरिटी के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है, हम बताते हैं कैसे होता है, ठीक, बताते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा कम पढ़ाएंगे आरबीसी, कम इन द सेंस कि एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल ही पढ़ाएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाते हैं, ज़्यादा भी पढ़ाते हैं, टाइमर वगैरह में पढ़ाते हैं। लेकिन अब मेरे को नहीं लग रहा है ज़्यादा पढ़ के ना बच्चे ड्रॉपर वाले परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से आ रहा है, तो मैं ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं दूंगा आपको जो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन हो जाए, फिर उसको याद करना पड़े। कई बार ऐसा होता है ना। तो फिजियो होगा वो जरूर डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन थ्योरी थोड़ा कम पढ़ाएंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। वही थ्योरी बताएंगे जो आपके काम का होगा, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। यस सर। नहीं तो फिर वो दिक्कत होता है ना, कंटेंट बढ़ता है तो फिर आप लोग उसको याद भी करते हो, नहीं आता है तो बड़ा बुरा लगता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो जीएमडी वाले बच्चे समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि टीचर पढ़ाना चाहे तो सब पढ़ा देगा। लेकिन फिर एट द सेम टाइम जीएमडी वाले बच्चे ये भी कहते हैं कि सर थोड़ा कम ही पढ़ाओ, क्योंकि उनको ये भी पता होता है कि आता है एनसीईआरटी से। तो उस जगह पे थोड़ा सा हमें ना बैलेंस रखना पड़ता है, ताकि आपको भी बोरियत फील ना हो। अब जैसे इसका सेप ही है, इस सेप का एक बेनिफिट है, देखो हम लोग सबसे इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, मैमल है, तो हमारे इस आरबीसी के सेप का भी बेनिफिट है, तभी हमारे पास ऐसा आरबीसी। हमारी बॉडी में जो भी चीज है वो अपने आप में सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है। इस सेप का भी एडवांटेज है, ज्यादा बढ़िया से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है इस सेप की वजह से, ठीक है, ये सर्कुलर बाइकॉनकेव होने की वजह से। जबकि बाइकॉन्वेक्स में एक्सचेंज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इस चीज को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे आपको कुछ चीज जो जानना है, जानने लायक कुछ बात बताते हैं। सबसे पहले जानिए लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। देखो, क्लासिकल में जाओगे थोड़ा सा तो जानो, पहले के जमाने में मेढक के आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाता था। तुम मेढक का याद नहीं रखना, ह्यूमन का याद रखना। ह्यूमन का लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन होता है, मेढक वाले पे क्रॉस लगा देते हैं, 100 डेज होता है, याद रखिएगा। नहीं याद रखिएगा मेढक वाला। कह रहा है कुछ और बताओ सर, तो देखो कुछ और जानिए। दो चीज आपको जानना है कि आपकी बॉडी में आपके स्टमक के ऊपर एक ऑर्गन होता है, जस्ट स्टमक के ऊपर, देखो ध्यान से, ये है स्टमक, ये है स्टमक। इस स्टमक के ऊपर एक किडनी शेप का ऑर्गन होता है, एक किडनी शेप का ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन को हम लोग स्प्लीन कहते हैं या सप्लीन कह लीजिए। इसी स्प्लीन की खासियत ये है कि ये स्टोर कर सकता है, स्टोर्स एक्स्ट्रा आरबीसी। अच्छा, ये एक्स्ट्रा आरबीसी स्टोर करता है, इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं हैंस कॉल्ड ब्लड बैंक ग्रेवयार्ड। ऑफ बॉडी। ग्रेवयार्ड तो बाद में, पहले तो स्टोर करता है, तो इसको तुम क्या कहोगे? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। आरबीसी। बॉडी। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, स्प्लीन में एक्स्ट्रा आरबीसी तो स्टोर होता ही होता है। स्प्लीन में एक्स्ट्रा आरबीसी तो स्टोर होता ही होता है। स्प्लीन में ही आरबीसी का सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। सेंटर लार्जेस्ट सेंटर फॉर डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड डेड आरबीसी। ओल्ड एंड डेड आरबीसी, सबसे ज्यादा पुराने और बूढ़े हो चुके आरबीसीज यही डिस्ट्रॉय होते हैं। देयरफॉर इसको कहा जाता है कब्रिस्तान, कब्रगाह। किसका कब्रगाह जरा बताइए तो, किसका कहा जाता है? आरबीसी। तो ये कहानी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर स्टोर भी करता है, मरता क्यों है? इसकी भी एक कहानी है, हायर क्लास में सीखोगे। बताने के लिए मैं बता दूं, सुन लो। आरबीस जो जो हमारा स्प्लीन होता है ना, उसमें जो ब्लड के कैपिलरीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत पतला होता है। जैसे मान लो ये पाइप है पानी का, और इसमें इस पाइप से बड़ा कोई चीज तुम डाल रहे हो तो वो फंसेगा, फंसेगा तो यहीं पे जमा होना शुरू हो जाएगा।
स्प्लीन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं बड़े पतले पतले होते हैं, उसमें आरबीसी फंस भी जाता है और निकलने की कोशिश करता है तो उसका मेम्ब्रेन रब होता है, तो जितनी बार उसमें से गुजरता है उतनी बार उसका मेम्ब्रेन झड़ता है। बाद में जब अगली बार ऐसा होगा कि मेम्ब्रेन झड़ते झड़ते सेल कमजोर हो जाता है, जब घुसता है तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, फंसता है तो स्टोर भी होता है। हायर क्लासेस में इन चीजों को सीखोगे, बस इतना ही जानिए। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं हम लोग। एक चीज है, वो है एक हार्मोन के बारे में। आप जानिए एक बड़ा फेमस, पहले तो आप जानिए कि एक टर्म है इरिथ्रो, इरिथ्रो, हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखो, इरिपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, इरिथ्रो का मतलब आरबीसी। ठीक। आरबीसी। अब ये डेफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा जानते हैं कहाँ पे होता है, कहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, तो वो जानिए। इरिथ्रोपोइसिस अकर्स बाई, कुछ चीजों से इरिथ्रोपोइसिस आपकी बॉडी में होता है। अच्छा, मैं अगर आप एडल्ट हैं, अभी जवान हैं, तो क्या आप बता सकते हैं अभी आपकी बॉडी में कहाँ पे बोन बोन का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है? बोन मैरो। बोन मैरो। बोन रेड, मैरो। बोन मैरो। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय से लेके और पूरी लाइफ, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस करवाता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है रेड बोन मैरो। लेकिन जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो कुछ खास स्ट्रक्चर्स का रोल होता है ब्लड प्रोडक्शन में, और उसमें आते हैं यॉर्क सैक और लिवर। सुनिए, यॉर्क सैक का क्वेश्चन एम्स पूछे हुए हैं। जानते हैं, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो प्रेगनेंसी होता है 9 महीने का। पहला महीना, पहले 4 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, इनफैक्ट पहली बार आरबीसी का प्रोडक्शन यॉर्क सैक करवाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टार्ट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन of RBC during during embryonic embryonic life। तो माँ के गर्भ में सबसे पहली बार फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, फॉर फ्यू वीक्स, फॉर फ्यू वीक्स, 2-3 हफ्तों के लिए ये बनवाता है। और पहला ब्लड कौन बनवाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एम्स में। अब कहिएगा कि मान लीजिए सर 4 हफ्ता बनाया, मतलब 1 महीना ये ब्लड बनाया, तो सर प्रेगनेंसी तो 9 महीने का होता है, अभी भी 8 महीना बचा है। बाकी बचे हुए प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादातर एम्ब्रियोनिक लाइफ में लीवर बनाता है, ठीक? यस सर। यस सर। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ। और ये क्वेश्चन एआईपीएमटी पूछा, कोई तकलीफ किसी को? नो सुनिए, नो सर। सर। अगर पूछे कि ब्लड का प्रोडक्शन एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन कराता है, पहला भी पूछे और ऑप्शन में यॉर्क सैक ना हो, तो लिवर टिक कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एआईपीएमटी में जो क्वेश्चन पूछा गया हो, पूछेगा पहली बार ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ शुरू होता है, ऑप्शन में यॉर्क सैक होगा ही नहीं, तब लिवर टिक कर दीजिएगा। आई बात समझ में? कोई तो टिक करना यस। होगा ना। यस यस सर। सर। अच्छा, लिवर के सर। साथ साथ, लिवर के साथ साथ एक और बात जानो, स्प्लीन भी ब्लड का प्रोडक्शन कराता है, लेकिन स्प्लीन का रोल आपको नहीं पढ़ना है। एंड ऑल्सो बाई स्प्लीन, इनफैक्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये प्रोड्यूस कराते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात जानिए, एक चीज समझाते हैं आपको, वो आपको समझना है। क्या समझना है वो आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। ये इरिथ्रोपोइसिस के लिए, एक इरिथ्रोपोइसिस के लिए एक हार्मोन की जरूरत है। उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रो, नहीं पहला, सिर्फ पहला, एक हार्मोन की जरूरत होती है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इस हार्मोन के बारे में किडनी में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जानिए, इस हार्मोन, हार्मोन है ये, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। आपकी किडनी एक हार्मोन बनाती है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। करता क्या है, आपके बोन मैरो के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है। स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट बोन मैरो, स्टिमुलेट बोन मैरो फॉर
आरबीसी प्रोडक्शन। अच्छा, ये आरबीसी का प्रोडक्शन कब करवाता है? अच्छा, आरबीसी का प्रोडक्शन ये कब कराता है, तो आप खुद सोच सकते हैं। जब आरबीसी की कमी होगी बॉडी में, ड्यूरिंग, मान लीजिए आपकी बॉडी में एनीमिया है, एनीमिया मतलब जानते हैं ना, खून की कमी, हाँ, यस यस सर। सर। या यस फिर सर। आप उसको कह लीजिए कि आपकी बॉडी में खून कम है, लो ब्लड वॉल्यूम, या फिर कह लीजिए आपकी बॉडी में हाइपोऑक्सिया है, लेस ऑक्सीजन है। इन सारे केस में आपकी बॉडी को जरूरत है ब्लड की, और तभी ये हार्मोन आपके किडनी से सिक्रीट होके ब्लड का प्रोडक्शन कराता है। मैं उम्मीद करूं कि कोई दिक्कत आपको नहीं है, बोलिए। यस सर। ओके। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब जो है आपको इरिथ्रोपोइसिस, देखो पढ़ाते तो आपको बोन मैरो पे भी हम पढ़ा देते कि इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, लेकिन वो कभी आएगा नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा। जो आएगा वो सारा कुछ पढ़ा दिए हैं। ऐसे इसमें बहुत कुछ है, हेमोलाइसिस है, रोलेक्स फॉर्मेशन है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, वही चीज आपको पढ़ाई जा रही है जो आपसे पूछा जाता है। एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप पैनिक नहीं होना, हर वो चीज जो आपके लिए जरूरत है वो पढ़ाएंगे। बिना काम का हम हटा रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं दक्ष, आपका माइक थोड़ा ऑन है, दिक्कत हो रही है उससे। दक्ष, एक बात समझिएगा, आपने अभी अभी पढ़ा है कि आपकी बॉडी में जो आरबीसी होता है वो इमैच्योर्ड होता है, और फाइनली जब मैच्योर होता है तो उस आरबीसी में ऑर्गेनल्स गायब हो जाते हैं, हेमोग्लोबिन होता आ जाता है। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए कुछ चाहिए, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी रिक्वायर्स, क्या चाहिए आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए, तो वो सुनिए। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए दो विटामिन चाहिए, एक चाहिए विटामिन बी 12 और दूसरा चाहिए विटामिन बी 9। आप पीछे चले जाइएगा, विटामिन टॉपिक में इनके बारे में लिखा होगा। बी 9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। अगर ये विटामिन्स नहीं हो तो आपकी बॉडी में आरबीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों विटामिन की जरूरत है। किस चीज के लिए जरूरत है? मैचुरेशन के लिए। जैसे अगर बी 12 नहीं होगा तो आपको एक अनीमिया होगा, अनीमिया मतलब खून की कमी या फिर आरबीसी की कमी, और इसमें अनीमिया जो है वो परनीसियस एनीमिया कहलाता है। आप सिंपल भाषा में समझिए, लो आरबीसी प्रोडक्शन। बी 9 की वजह से एक अनीमिया होता है। अरे, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, पेन काम करना बंद कर दिया, रुकिए। मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है, इसका निब बदलना पड़ेगा। दिए, रुको, आज ही नाखून काट के आए हैं, निकलेगा नहीं है, इसका निब खराब हो गया। रुक जाओ, डिजिटल पेन में ही बड़ा लफड़ा है यार, इतना आसान नहीं है डिजिटल पढ़ाना, लोगों को लगता है ना। इसका निब और महंगा आता है, ये एक्सपी का पेन है, इसके एक एक निब इतने महंगे आते हैं। और वो भी जो हम लोग का ये राइटिंग पैड है ना, ये वन ऑफ द मार्केट की सबसे कॉस्टली राइटिंग पैड है। इससे महंगा कुछ होता ही नहीं है। 15.5 इंच का स्क्रीन है ये, 15.5 इंच का लैपटॉप होता है, उतना बड़ा ये स्क्रीन है इसका। पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है इस पे, ये बात है। और इसका जो पेन है, इसका निब मतलब मेरे हिसाब से तो कॉस्टली ही आता है। अभी तक कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन कॉस्टली आता है इसका निब। खैर, उससे आपको क्या करना है, पर ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा मज़ा इस पे पढ़ाने में आता है। पता है, आप जो चाहो इससे दिखा सकते हो, कलर वगैरह ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा रहते हैं। अरे, ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा है यार, रुको रुको रुको, निब की प्रॉब्लम नहीं थी, ये कोई और प्रॉब्लम है। रुक जाओ, नहीं अब ठीक है, अब काम कर रहा है। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है जब जो लिख रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो बीच में निब काम करना बंद कर दिया था, रुको। हाँ, अगर बी 9 की कमी होगी तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारे आरबीसीज जो हैं, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे आरबीसी क्या होंगे, एक बीमारी होती है उसको कहते हैं मिगेलो ब्लास्टिक अनीमिया। दोनों में फर्क होता है। देखो, मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है, मेगा मतलब होता है लार्ज, मेगा मतलब लार्ज, ब्लास्टिक मतलब इमैच्योर्ड, मतलब आरबीसी की मैच्योरेशन नहीं होगी। लार्ज
एंड इमेच्योर्ड आरबीसीज आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे अगर आपकी बॉडी में B9 की कमी होगी। तो कोई दिक्कत इसमें बोलिए, नो सर। नो सर। बताइए। ठीक है, अब ये थी आरबीसी की कहानी जितनी आपको जाननी थी। अब जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानना है, तो अगर एक्स्ट्रा जानना है तो रहने दीजिए, जानना नहीं है आपको, छोड़िए, वो जितना पढ़ाएंगे उतना आपको दिक्कत ही होगा, रहने दीजिए, इतना ही काफी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अपना अगला सेल पढ़ेंगे, उसका नाम है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ब्लड सेल कौन है बताइए? WBC। WBC। डब्ल्यूबीसी को ही हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। देखो, ल्यूको का मतलब यूनिवर्सल होता है क्या? वाइट। और वाइट साइट का वाइट मतलब यूनिवर्सल क्या होता है? सेल। 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 इसी को हम लोग वाइट वाइट ब्लड कॉर्पसल भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसी को हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पसल यानी डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। इन भाई साहब का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इनको हम लोग अमीबोसाइट भी कहते हैं, अमीबोसाइट भी कहते हैं। पूछिएगा क्यों कहते हैं अमीबोसाइट, वो जानिए। पहले तो ल्यूकोसाइट के बारे में आप एक बात जानिए। बात ये जानिए कि इस सेल में, आरबीसी में तो मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। कहिएगा सर शेप कैसा होता है? मान लो सर शेप कैसा होता है, जैसे वहां शेप पढ़ाए हो, इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर शेप होता है। ये बात खत्म हो गई। कह रहा है सर अमीबोसाइट क्यों कह रहे हो, वाई? तो बताते हैं अमीबोसाइट क्यों कह रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ब्लड का कोई कैपिलरी है, देखो कैपिलरी से ही एक्सचेंज होता है, आर्टरी वेन से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, क्या लफड़ा है यार। कैपिलरी से ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कोई ब्लड की कैपिलरी है, ठीक, ये कोई ब्लड की कैपिलरी है। कैपिलरी, मान लीजिए ये ब्लड कैपिलरी है। आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि ब्लड की कैपिलरी में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उन छेद को कहते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा कहते हैं या फिर पोर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फेनेस्ट्रा या पोर कहते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कोई डब्ल्यूबीसी है, कोई डब्ल्यूबीसी है, मान लीजिए बाहर आसपास में कहीं इन्फेक्शन हुआ या कोई पैथोजन आया, तो डब्ल्यूबीसी के सेल्स की खासियत ये होती है कि इन्फेक्शन के साइट पे ये निकल सकते हैं बाहर, एग्जिट भी कर सकते हैं, और फिर जरूरत खत्म होने के बाद वापस एंटर भी कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी के सेल्स स्यूडोपोडिया बना के, इनके पास शेप फिक्स नहीं है, अमीबा की तरह है, स्यूडोपोडिया बना के ब्लड की कैपिलरी से अंदर बाहर कर सकते हैं इन्फेक्शन के साइट पे। और इस अंदर बाहर करने की घटना को एम्स 2 बार पूछा कि क्या कहा जाता है, ये सिर्फ डब्ल्यूबीसी के सेल शो करते हैं, ब्लड में यही एक शो करता है। 2 टाइम्स हिटेड क्वेश्चन है एम्स का। इस घटना को कहते हैं डायापेडेसिस, डायापेडेसिस। और इस इंडिपेंडेंट पावर ऑफ मूवमेंट को, जो कि सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी के सेल शो करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, अमीबोसाइट। इसी वजह से इसको कहते हैं, बिकॉज इट हैज, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो बोलिए। सर। नो सर। इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट हैज इंडिपेंडेंट पावर ऑफ मूवमेंट बाय स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। स्यूडोपोडिया बना के ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। डायापेडेसिस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, डायापेडेसिस क्या है, डब्ल्यूबीसीज कैन move at the site of इन्फेक्शन। ब्लड कैपिलरी के थ्रू डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शन के साइट पे मूव इन या मूव आउट कर सकते हैं, इसी को हम लोग डायापेडेसिस कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। इसका काउंट नो कितना सर। होता है आपके ब्लड में? इसका काउंट होता है 6000 से 8000
पर mm³ आप जानिए आपको ट्रिक किया जाएगा 6 इंटू 10⁻³ लिख के 8 इंटू 10⁻³ लिख के पर mm³ पावर ऊपर नीचे करके 3 4 5 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि आप इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, बोलिए। Yes, sir. यस एक सर। बात एक बात समझिए, जैसे आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ढोना, खूब पढ़े आप लोग, यही चीज ना पढ़े। आरबीसी का क्या काम है? ऑक्सीजन को ढोना। हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को ढो रहा है, दूसरा कोई काम नहीं ना है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है बताइए? Immune response. Immune. हाँ, डब्ल्यूबीसी का काम है आपको इम्यूनिटी देना, ठीक। तो मान लीजिए इम्यूनिटी देना काम है। अब मान लीजिए आप बीमार हैं, जैसे सपोज कर लो नॉर्मल काउंट ये है 6000 से 8000, लेकिन मान लो तुमको सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, जुकाम हुआ है या घाव हुआ है, अगर तुम्हारा ब्लड काउंट लिया जाएगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा, 8000 10000 20 15000 तक चला जाता है। सर्जरी करवा के आए हो तब बढ़ा हुआ होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ जाता है, कई केसेस में बढ़ता है। लेकिन मान लो हमको कोई बीमारी नहीं है, हम गए अपना चेक कराए, पता चला डब्ल्यूबीसी मेरा 15000 मिला। एक महीना बाद चेक कराए फिर 15000 मिला, 20000 मिला, 25000 मिला। बेमतलब का डब्ल्यूबीसी का सेल बढ़ रहा है। देखो, मान लो जैसे चाइना वाला है अपना सेना बढ़ा रहा है, भले कोई लड़ाई नहीं कर रहा है लेकिन सेना बढ़ा रहा है, तो इंडिया अलर्ट हो जाता है कि नहीं कि भाई चाइना वाला सेना बढ़ा रहा है, लड़ाई तो हो नहीं रहा है फिर भी सेना बढ़ा रहा है। उसी तरह से आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपका बॉडी सोल्जर बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी देने वाले सेल को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है आपकी शरीर किसी गंभीर बीमारी से अंदर ही अंदर लड़ रही है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। हो सकता है आपको कैंसर हो चुका है, तभी डब्ल्यूबीसी का काउंट एबनॉर्मली हाई आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा बार बार। उसका बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन शुरू से ही उसका काउंट हाई रहेगा क्योंकि आपकी बॉडी अंदर ही अंदर लड़ रही होगी। तो जब शुरू में कैंसर का पता नहीं चलता है, कई बार लोग ब्लड चेकअप कराते हैं डब्ल्यूबीसी ज्यादा मिला, 10 दिन बाद कराए, 1 महीने बाद कराए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा मिला, इंडिकेटिव है कि कोई गंभीर बीमारी है, अंदरूनी गंभीर बीमारी है जिसका पता आपको नहीं है, ठीक। यस सर। सर डब्ल्यूबीसी का सब सर यस सर। प्रोडक्शन तभी होएगा जब सर अंदर मतलब कोई डिजीज होएगा। डिजीज होगा, हाँ बिल्कुल। आपकी बॉडी, मैंने क्या बोला कि भाई आपकी बॉडी सोल्जर्स को क्यों बढ़ाएगी बताइए? कोई काम है उसका? एक ही लड़ने काम के है लिए। ना, लड़ने के लिए। और अगर आपको नहीं कोई बीमारी लग रहा है लेकिन अगर सोल्जर बढ़े हुए हैं मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर। यस सर। उसका चेकअप कराइए फिर क्या प्रॉब्लम है। अब यही चीज होता है। अच्छा, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट मान लो 8000 से ज्यादा मिल रहा है, 8000 से ज्यादा मान लो घाव हुआ, बहुत ज्यादा चोट वोट लग गया, तो चेक कराओगे तो 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। इस घटना को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। बढ़ा हुआ काउंट, इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट। मान लीजिए डब्ल्यूबीसी काउंट घट गया, तो इसको कहते हैं, मान लीजिए 5,000 हो गया, 4,000 हो गया। डब्ल्यूबीसी का कम होना, डब्ल्यूबीसी का कम होना इंडिकेटिव है कि आपको एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है। एचआईवी इन्फेक्शन में या फिर कोई इम्यूनिटी डिसऑर्डर हुआ है। मान लो मेरा डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो चुका है, 4,000 हो गया है, मतलब मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, मेरा मेरा बीमारी से लड़ने का क्षमता कम हो गया होगा, बाहर जाते होंगे छींक आने लगता होगा, तुरंत घाव जल्दी ठीक नहीं होता होगा। तो ये किसका इंडिकेटर होगा? डब्ल्यूबीसी कम है, लड़ने वाले कम है, सोल्जर्स कम है, तो बॉडी कमजोर ही होगी ना इम्यूनिटी से, बोलिए तो। यस सर। और इम्यूनिटी, एक एक ऐसे तो बहुत सारे इम्यून डिसऑर्डर होते हैं लेकिन जो सबसे फेमस इम्यून डिसऑर्डर है, नाम तो आप लोग जानते ही हैं, एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यस Yes, सर। sir. तो एड्स के केस में भी ल्यूकोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ चुके हैं, बोलिए। यस सर। Yes. अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप पे। देखिए डब्ल्यूबीसी का जो टाइप आपको पढ़ना है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है तो सुनिए। एक होता है डब्ल्यूबीसी, अब 2 मिनट लिखेंगे समझाएंगे बाद में। एक होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक। कह रहा है सर ग्रैनुलोसाइट क्या होता है तो सुनिए।
साइटोप्लाज्म, बस मैं लिख रहा हूं, आप चिंता नहीं कीजिए, अभी समझाएंगे बहुत डिटेल में। साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलेटेड होता है, न्यूक्लियस ये होते हैं आर पॉलीमॉर्फो, आप बस देखिए इसको जो हम लिख रहे हैं, ये होता है आर। साइटोप्लाज्म इज नॉन ग्रैनुलेटेड, और यहां हो जाएगा आर मोनो न्यूक्लियर। चिंता नहीं कीजिए, हम ना सबसे पहले इसके दो टाइप हैं, ये ए नंबर, ये बी नंबर। आइए हम लोग देखते हैं पेज कितना बड़ा है, ये पेज खत्म हो चुका है। अगले पेज पे मैं आपको ग्रैनुलोसाइट डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रैन्युलोसाइट। जो आपने पीछे लिखा है मैंने उसका मतलब नहीं बताया, मेरे को याद है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ग्रैनुलोसाइट की लाइफ होती है 4 से 5 घंटे। मैंने डब्ल्यूबीसी का लाइफ नहीं पढ़ाया है, सब डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं, सारे सेल्स का लाइफ अलग अलग होता है। इसका लाइफ 4 से 8 घंटे ब्लड में होता है, इन ब्लड। अब मान लीजिए डब्ल्यूबीसी का सेल है तो जरूरत पड़ने पे बाहर भी निकल जाता है, बाहर यानी टिश्यू में, और टिश्यू में ये 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, 4 to 5 days इन टिश्यू। कहिएगा सर आपका ना बात नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए अब समझते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट हैं ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, अब यहां ध्यान से समझिए। एक होता है अपना भाई बेसोफिल, दूसरा होता है अपना भाई एसिडोफिल, और तीसरा होता है अपना भाई न्यूट्रोफिल। कह रहे सर नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम ऐसा क्यों पड़ा? देखो फिलिया का मतलब होता है प्यार, फिल का मतलब होता है लव, और बेसो का मतलब होता है बेस। ऐसा सेल जिसको बेस से प्यार हो, जैसे मान लो तुमको कटरीना कैफ से प्यार है तो कटरीना फिलिया, जिससे भी प्यार है उसका नाम लगा दीजिए। एसिडोफिल, एसिड, फिल मतलब लव, इसको एसिड से प्यार है, और इसको एसिड और बेस दोनों के लिए न्यूट्रल है, किसी से ज्यादा अफेक्शन इसको नहीं है, ये न्यूट्रोफिल है। कह रहा है ठीक है सर, आप इन सेल्स के बारे में अगर बताना चाहते हो तो बताओ सर इन तीनों सेल की खासियत क्या है। एक एक करके खासियत आपको दिखाया जाएगा यहां नीचे। देखिए मैंने कह ही दिया कि बेसोफिल जो है उसको बेस से प्यार है। मान लो तुमने एक ब्लड सैंपल लिया और तुमको ढूंढना है कि इसमें बेसोफिल कहाँ है, तो जैसे ही उस ब्लड सैंपल में कोई बेसिक स्टेन मिलाओगे, जैसे मान लो तुमने मिलाया, एक बड़ा फेमस बेसिक स्टेन है मिथाइलिन ब्लू, ये बेसिक स्टेन है, जैसे ही उस ब्लड सैंपल में मिलाइएगा आपका जो बेसोफिल होगा उसमें ब्लू कलर के दाने नजर आने लगेंगे उसके साइटोप्लाज्म में, उस बेसिक स्टेन को वो पकड़ लेगा। इसीलिए कह रहे थे कि ग्रैनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, जरूरत पड़ने पे आप इसको कलर करके देख सकते हो। कह रहे ठीक है सर, इधर दूसरा वाला सेल इसकी क्या खासियत है? ये भाई साहब एसिडिक स्टेन को टेकअप करते हैं। कहिएगा कौन सा एसिडिक स्टेन? तो एक बड़ा फेमस एसिडिक स्टेन है, उसका नाम है इयोसिन। जब ब्लड सैंपल में इयोसिन डालिएगा, इयोसिन ऑरेंज कलर का होता है, इस सेल में ऑरेंज कलर के दाने नजर आने लगेंगे, और इसीलिए तो एसिडोफिल का एक और बहुत फेमस नाम है। क्या नाम है एसिडोफिल का? इयोसिनो। Eosinophils. इधर बहुत अच्छा। Yes. तो इसको एसनोफिल सेल क्यों कहते हैं, समझ में आया? बोलिए तो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक। न्यूट्रोफिल जो है ये दोनों के लिए बराबर प्यार शो करता है, न्यूट्रोफिल को किसी एक से ज्यादा कम नहीं। इसमें अगर आप ब्लू देखिएगा तो ब्लू दाने भी नजर आ जाएंगे, और रेड दाना देखिएगा तो रेड दाना भी नजर आ जाएगा। कह रहा ठीक है सर, आगे बताओ सर क्या बताना चाहते हो? कह रहा अब और जानिए, आपको और जानना है कि आखिर इनका न्यूक्लियस कैसा कैसा होता है। देखिए न्यूक्लियस पे आते हैं। आपने दूसरा पॉइंट ग्रैनुलोसाइट के बारे में क्या लिखा है वो पढ़िए। आपने लिखा है कि ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होते हैं। पॉली का मतलब बहुत, मॉर्फो का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस की एक्सटर्नल अपीयरेंस
बहुत सारी होती है। इसका मतलब क्या है? जब तुम इनके न्यूक्लियस को देखोगे तो इनके न्यूक्लियस में तुम्हें अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। जैसे जो बेसोफिल है, इसके न्यूक्लियस में 3 लोब्स नजर आएंगे, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस नजर आएगा। जैसे इयोसिनोफिल को देखोगे तो इसमें मैंने कहा होगा कि हेडफोन जैसा न्यूक्लियस नजर आता है। एक्चुअली इसके पास 2 लोब का न्यूक्लियस नजर आता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। जब एरियोलार टिश्यू पढ़ाए होंगे तो आपको बोले होंगे कि इसमें ऐसे हेडफोन जैसा न्यूक्लियस, 2 लोब का न्यूक्लियस नजर आता है, याद है? ठीक। Yes, sir. और अगर 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 न्यूट्रोफिल की बात करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेल है। जानते हैं न्यूट्रोफिल की खासियत क्या है? पहले इसमें 1 लोब होता है, उम्र बढ़ती है 2 लोब हो जाता है, उम्र बढ़ती है 3 लोब हो जाता है, उम्र बढ़ती है 4 लोब हो जाता है, उम्र बढ़ती है 5 लोब हो जाता है। एक्चुअली इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है और लोब्स बढ़ते हैं ऑन लोब इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एज। बढ़ती उम्र के साथ लोब बढ़ता है, इसीलिए न्यूट्रोफिल का बड़ा ही कमाल का नाम है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी यूज होता है। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में, ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके न्यूक्लियस में बहरूपियापन देखने को मिले। एक नहीं, आज देखे तो 1 लोब नजर आया, 2 दिन बाद देखे तो 2 लोब, 3 दिन बाद देखे तो 4 और 5 दिन बाद देखे तो 5 लोब। कहोगे ये वही था क्या, इतना बदल गया? हाँ, बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, न्यूक्लियस में लोब बदल रहा है, इसीलिए इसको तो पीएमएनएल सेल कहते हैं। बोलिए, समझने में कोई तकलीफ? नो सर। अब आ जाते No, sir. हैं कि भाई इनका, अच्छा इनका नाम ग्रैनुलोसाइट क्यों पड़ा और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्यों पड़ा, समझ में आया? बोलिए तो। Yes, sir. क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? Granular. Granulated. हाँ, दानेदार होते हैं। और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस में अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी नजर आती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कह रहा है तुम्हारे सेल में जितने भी WBC मान लो 100% है, तो कम से कम आधा से लेके 1% बेसोफिल पाया जाता है। सिर्फ 1%, समझ रहे हो कितना कम? मतलब 99% में बाकी है। अगर तुम एसिडोफिल की बात करोगे तो 1 से 4%, और अगर न्यूट्रोफिल की बात करोगे तो सबसे ज्यादा 60 से 65% मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अब बिल्कुल तुम मेरे से पूछो कि सर इनका फंक्शन क्या होता है, तो लेट मी टेल यू द फंक्शन ऑफ दिस सेल। एक्चुअली एक बात जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल। आपने देखा था कि मास्ट सेल सिक्रीट करता था, क्या सिक्रीट करता था? Serotonin, हेपेरिन, heparin, histamine. Heparin, हेपेरिन, histamine, serotonin. हिस्टामिन Serotonin. एंड सेरो। Serotonin. ठीक। और आपको याद होगा कि वो जो है, ये मास्ट सेल जो है, इन चीजों को सिक्रीट करके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, इन्फ्लामेशन करवा रहा था। Yes, sir. इससे Yes, sir. आपको एक बात पता है? देखो, मैंने कहा कि WBC के सेल बाहर निकल सकते हैं ब्लड की कैपिलरी से। देखो, जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो ये ब्लड है, ठीक, ये ब्लड है, और यहाँ पे एक सेल बैठा हुआ है जिसका नाम है बेसोफिल, ठीक। अंदर है तो बेसोफिल, यहाँ से अगर बाहर निकल गया तो यही कहलाता है मास्ट सेल। क्या कहलाता है बोलो तो? Mass. Mast. जब तक बेसोफिल ब्लड में है, बेसोफिल कहला रहा है। ब्लड से बाहर अगर कनेक्टिव टिश्यू में चला गया तो इसी का नाम बदल के क्या कहलाता है? Mass. Mast. काम क्या बदल जाएगा? काम बदल जाएगा क्या नाम बदलने से? No, sir. No, sir. No, आपको sir. आपको ये क्वेश्चन
टिश्यू वाले चैप्टर में मिला होगा कि बताइए ऐसा कौन सा सेल है जो हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करता होगा। ऑप्शन में मास्ट सेल भी होगा और बेसोफिल भी होगा और बोथ भी होगा, तो आप वहां पे क्या टिक करते? बोथ। बोथ। दोनों 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 तो सेम ही है ना। यस सर। यस सर, तो बोथ। ब्लड कैपिलरी के बाहर ये क्या कहलाता है? मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ सर। जरा कह रहा है सर 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 आपने पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है कि ठीक है ये हिस्टामिन सिक्रीट करके सूजन करवा देता है। कौन? आपका बेसोफिल। तो कह रहा है कि ये बताइए एसोनोफिल क्या करता है। मान लो मेरी बॉडी में पैथोजन घुसा और ये बेसोफिल या मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करा दिया। हिस्टामिन की वजह से चेहरा फूल गया, मुंह फूल गया, हाथ फूल गया। पता चला भाई फूल गया तो बहुत ज्यादा फूल गया। अब उसको कम करने के लिए तुम्हारा एसोनोफिल सेल जो है सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एंटी हिस्टामिन। क्या सिक्रीट करता है बोलो तो? एंटीहिस्टामिन। तो तुम जानते हो एक चीज, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एलर्जी हुआ है, कोई पैथोजन घुसा तुम्हारी बॉडी में, मास्ट सेल ने खूब सारा हिस्टामिन रिलीज कर दिया और उसी टाइम में उस हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने के लिए ये एंटी हिस्टामिन सिक्रीट करता है। मतलब ये इन्फेक्शन को कम करता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल होता है इसका। रेसिस्ट्स इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन। तो बॉडी में जब एलर्जी होगी तो हिस्टामिन रिलीज करेगा और उसको काटने के लिए ये एंटी हिस्टामिन सिक्रीट करता है। तो देखना, जैसे मान लो किसी को खूब सारा छींक आ रहा है, मुंह फूल गया, गया वो अपना ब्लड काउंट चेक कराया तो पता चला एस्नोफिल 4% की जगह पे बढ़ के 10% हो गया है। तो डॉक्टर कहेगा इसको एस्नोफिलिया हुआ है, एस्नोफिल बढ़ गया है। तो कहेगा अच्छा एस्नोफिल बढ़ने का मतलब है कि हमको एलर्जी हुआ है। एस्नोफिल बढ़ने से एलर्जी नहीं होता है, बल्कि एलर्जी को कम करने के लिए एस्नोफिल बढ़ता है, एंटी हिस्टामिन सिक्रीट करता है ताकि एलर्जी कम हो, इन्फ्लामेशन कम हो। आ रही है बात समझ में? यस सर। इसीलिए यस सर। इसीलिए इसीलिए एलर्जी के केस में ये हाई मिलता है। एक्चुअली ये हाई मिलता है तो एलर्जी इसकी वजह से नहीं हुआ रहता है, बल्कि ये एलर्जी को कम करता है, एंटी हिस्टामिन सिक्रीट करता है। समझ में आया बात? यस यस सर। सर। इनकी यस एक और सर। खासियत है, इनकी एक और खासियत है। जैसे मान लो ये तुम्हारा पेट है, एलिमेंट्री कनाल है, ठीक, ये एलिमेंट्री कनाल है और पता चला तुम्हारे पेट में एक राउंड वॉर्म बैठा हुआ है, कीड़ा बैठा हुआ है। अच्छा, एक पेट में रहने वाले राउंड वॉर्म का नाम बता सकते हैं? एस्केलमिंथिस। अरे बच्चों के पेट में कीड़ा नहीं हो जाता है? Yes, सर। राउंड यस वॉर्म ही है सर। ना एस्केलमिंथिस। जानते हैं, मान लीजिए आप कोई छोटे बच्चे हैं या फिर आप कोई एडल्ट ही हैं और आपके पेट में कीड़ा है, तो आप देखेंगे ना आपको छींक वीक बहुत आएगा, आपको एलर्जी बहुत रहेगा। अब एलर्जी क्यों रहता है? अगर कोई पैरासाइट है बॉडी में, अगर कोई पैरासाइट है तो ये जो आपका सेल है एसनोफिल सेल, ये जाता है उस पैरासाइट की बॉडी से अपने आप को अटैच करता है और ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जो लाइटिक एंजाइम हो, जो उस पैरासाइट को मारे। अच्छा मान लो जैसे अभी हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी हमको कोई छींक वीक नहीं आ रहा है, कोई एलर्जी नहीं हुई है, लेकिन गए हम ब्लड सैंपल लिए अपना, पता चला कि मेरे ब्लड में 10% एस्नोफिल मिला। तो हम डॉक्टर्स भी सोच रहा है यार कि भाई इसको कोई छींक भी नहीं आ रहा है, कोई सूजन भी नहीं है, इन्फ्लामेशन भी नहीं है, फिर भी इसकी बॉडी में 10% एस्नोफिल मिल रहा है, रहना तो 4% रही चाहिए, एलर्जी है नहीं, तो इसको है क्या आखिर? तो हो सकता है डॉक्टर तुमको कहे, हाँ डॉक्टर तुमको कहे कि बुआ कीड़ा मारने का दवाई खा लो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा ये एस्नोफिल काउंट। तो कीड़ा मारने का दवाई काहे देगा? डॉक्टर को पता है कि दो ही केस में एस्नोफिल बढ़ता है, एलर्जी के केस में, और नहीं तो आपकी बॉडी में पैरासाइट हो, उस पैरासाइट को मारने के लिए भी एस्नोफिल बढ़ता है। तो अगर एलर्जी नहीं है और तब एस्नोफिल ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी में पैरासाइट है। जानते हैं एस्केलमेंथिस छोड़िए, सबसे इंटरेस्टिंग केस एक ऐसा पैरासाइट, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, जो पैर को हाथी जैसा बनाता है, उस पैरासाइट का नाम बताइएगा क्या है?
बुचेरिया, Wucheria bankruptcy. Yes, yes. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। बुचनेरिया। बुचेरिया, 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 आप लोग जानते हैं ना इस बुचेरिया से क्या होता है? फाइलेरिया होता है ना, फाइलेरिया Yes, Yes, sir. जानते हैं? यस बुचेरिया एक सर। ऐसा पैरासाइट है जिसका जल्दी पता नहीं चलता है। पेट में कीड़ा होगा तो खाना वाना ठीक से नहीं पचता है। बुचेरिया तो लिम्फ वेसल में जाके जमा होता है। बुचेरिया का पता ही नहीं चलता है। किसी दिन आप गए ऐसे ब्लड चेकअप कराए, अब बुचेरिया का सालों तक रहता है बुचेरिया आपके पैर और में, तब पैर फूलना शुरू होता है। किसी दिन गए आप, ठीक है, डॉक्टर के पास ऐसे चेकअप कराए रेगुलर, पता चला आपका एस्नोफिल ज्यादा मिला। आपके पेट में भी कोई कीड़ा नहीं, आपको कोई एलर्जी भी नहीं। डॉक्टर कहा कि भाई इसको वुचेरिया मारने का दवाई दो, लग रहा है इसकी बॉडी में वुचेरिया है, क्योंकि उसी का पता नहीं है, पैरासाइट है, हो सकता है उसको मारने के लिए एस्नोफिल बढ़ा हुआ है, तो वुचेरिया को ही खत्म कर दो, एस्नोफिल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। और फाइलेरिया वाले पेशेंट को भी एलर्जी रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एस्नोफिल काउंट ज्यादा रहता है। वुचेरिया ज्यादा होगा तो एस्नोफिल ज्यादा होगा, एस्नोफिल ज्यादा होगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूं कि आप समझ चुके हैं। Yes, sir. यस यस सर। यस सर। ठीक। कैन अटैच themselves to parasites and causes their destruction by secreting। देखो सेल है तो लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीट करके पैरासाइट का डिस्ट्रक्शन करवाता है, बाय सिक्रीटिंग लाइसोसोमल एंजाइम्स। कोई दिक्कत इसके फंक्शन में? नो बताइए। सर। नो सर। आखिरी आते हैं, आखिरी है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कुछ नहीं, मैक्रोफेज का नाम सुने हैं? मैक्रोफेज का नाम? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस ये सर। फैगोसाइटिक सेल है, ये भी खाता पीता है। आर फैगोसाइटिक इन नेचर, आर फैगोसाइटिक इन नेचर। मान लो कोई पैथोजन तुम्हारे जैसे स्किन डैमेज हुआ, पैथोजन घुसा है, तो ये ब्लड से निकल के बाहर आएंगे, न्यूट्रोफिल बाहर आएंगे और बाहर उस पैथोजन को खा पी के खत्म करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर। आ जाइए। ग्रैनुलोसाइट समाप्त हो गया है, एक बार देख लीजिए। अपने एंड से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर हम्म, सर बोलो। एलर्जिक रिएक्शंस में सर एजनोफिल्स बढ़ जाएंगे हम्म, सर, उसके साथ लेकिन बेसोफिल्स भी तो बढ़ जाएंगे। बेजोफिल भी बढ़ा हुआ रहेगा। बेजोफिल, देखो बेजोफिल नहीं बढ़ेगा उस टाइम में, तुम्हारे मास्ट सेल वो बढ़ते हैं, ठीक है। तुम ब्लड सैंपल लेते हो ना, तो ब्लड में, ब्लड से तो ये बेसोफिल निकल चुका रहेगा, समझ रहे हो बात को? यस सर। ब्लड से ये निकल के तो ये तो बाहर सिक्रीट किए हुए है, क्या सिक्रीट किए हुए है बाहर जाके? हिपैरिन हिस्टामाइन। हिस्टामिन, उसकी वजह से सूजन हो गया है। अब ब्लड यस में सर। बढ़ जाएगा उसको काटने के लिए एसिनोफिल। सर यस। न्यूट्रोफिल पिक्चर बताना एक बार। न्यूट्रोफिल के बारे में बताते हैं। देखो न्यूट्रोफिल के बारे में बताते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब देखो, फैगो का मतलब होता है, पहले तो फैगो का मतलब हम लिख दें, हर चीज का मतलब लिख देते हैं। फैगो मतलब ईटर, और साइट मतलब सेल। सर। सेल हो गया, ईटर सेल है। सेल। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्किन था, ठीक, यहाँ डैमेज हो गया, डैमेज हो गया, और यहाँ से कोई पैथोजन घुस भी गया, कोई पैथोजन घुस गया, ये चीज पहले पढ़ाए हुए हैं हम। पैथोजन घुसा, नीचे कोई ब्लड कैपिलरी है, यहाँ कोई ब्लड कैपिलरी है, तो इस ब्लड के कैपिलरी से न्यूट्रोफिल बाहर आएगा, न्यूट्रोफिल बाहर आएगा। न्यूट्रोफिल बाहर आके क्या करेगा? दिस इज न्यूट्रोफिल, ये इस पैथोजन को पकड़ के खा जाएगा, इस पैथोजन को ईट कर लेगा, ठीक। यही काम है इसका। बोलो, समझ में आया? यस सर। बहुत सिंपल काम है, ठीक। मिटा दें? यस सर। चलिए, अब हमें पढ़ना है हमारा दूसरा नंबर सेल, रहने ही देना था उसको, रहने देते हैं, चलो। ओ सिट, गायब ही हो गया, रुको। ठीक, रहने देते हैं, अगले पेज पे आते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट पढ़ते हैं। WBC में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्या किया जाए, अब टाइम तो लग ही जाता है। दूसरा वाला है, देखो
ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब ऐसा सेल WBC का जिसमें कोई भी स्टेन्स दाने नजर नहीं आए, इनके ऊपर कोई स्टेन का फर्क नहीं पड़ता, इनका साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होता है। दो तरह के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो बहुत डिटेल में तुम लोग इम्यूनिटी में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? टी लिम्फो, बी लिम्फो पढ़ते हो ना? यस सर। यस सर। तो वो इम्यूनिटी का यस है, लेकिन सर। फिर भी थोड़ा सा हिंट देके छोड़ेंगे, बाकी डिटेल इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। दो तरह का होता है। पहले तो आते हैं इनके कैरेक्टर में, सबसे पहले लाइफ पे। कह रहे देखो लिम्फोसाइट की एक खासियत है, जैसे लिम्फोसाइट में ये आ जाते हैं टी और बी मेमोरी सेल, और मेमोरी सेल ना पूरी जिंदगी भी जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। तो WBC का ही टाइप हुआ, टी और बी मेमोरी पढ़ाएंगे। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, टी मेमोरी, बी मेमोरी। तो उनकी लाइफ जो है ना कुछ दिनों से लेके कई साल तक हो सकती है, फ्यू डेज टू ईयर। जैसे अभी पढ़ाते हैं कैसे सालों तक हो सकता है। मेमोरी सेल कई साल तक जिंदा रहते हैं। मोनोसाइट 10 से 20 घंटे जिंदा रहते हैं। अच्छा, मोनोसाइट की एक खासियत है कि ये इसका साइज सबसे बड़ा होता है, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल का, और मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल ल्यूकोसाइट, या WBCs लिख लीजिए। सारे WBCs में ये सबसे बड़ा होता है। परसेंटेज पे आ जाते हैं इनके। परसेंटेज देखिएगा, उधर उन लोगों का परसेंटेज हो गया था, ये 20 से 25% होता है, ये 2 से 10% होता है। न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस पे आ जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूक्लियस देखिएगा तो इसका न्यूक्लियस सिंपल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है इसका न्यूक्लियस। और अगर इसका न्यूक्लियस देखिएगा तो इसका न्यूक्लियस जो है वो किडनी शेप का होता है, किडनी शेप का होता है, किडनी शेप्ड। अच्छा, दूसरा आते हैं फंक्शन, आते हैं फंक्शन। आप जानते हैं लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? बोलिए तो, इम्यूनिटी देना है ना? यस सर। यस सर। आते हैं मोनोसाइट के फंक्शन पे। जानते हैं मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? एक्चुअली आपने नाम सुना होगा मैक्रोफेज का, नाम सुना है मैक्रोफेज का? यस सर। देखो, यस सर। जैसे मान लो ये ब्लड की कैपिलरी है, जैसे मान लो ये ब्लड का कैपिलरी है, और इसमें कोई बैठा हुआ है मोनोसाइट, और ये मोनोसाइट बाहर आया। जानते हैं यही मोनोसाइट बाहर आके कहलाता है क्या? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। एक्चुअली मैक्रोफेज और मोनोसाइट दोनों क्या हुए? सेम ही हुए। यस सर। यस सर। अच्छा, ये करता क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारा कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कोई पैथोजन आ गया, और ये बड़ा फैगोसाइटिक सेल है। न्यूट्रोफिल थोड़ा कम खाता है, न्यूट्रोफिल भी खाता है, ये भी खाता है। ये बड़ा फैगोसाइटिक सेल है। ये माइग्रेट करता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, माइग्रेट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू टू कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में जाता है, एंड बिकम्स, फिर क्या बन जाता है? मैक्रोफेज। अब सुनिए, थोड़ा सा आपको लिम्फोसाइट का हिंट देते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट आप लोग पढ़ोगे, मेरे को पता है, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ लिम्फोसाइट, लेकिन फिर भी लिम्फोसाइट थोड़ा सा अलग से आप जानिए। आप जानते हैं लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, एक होता है टी लिम्फो, इस बार आप बोर्ड दिए हैं खूब, इस पे याद वाद करके इम्यूनिटी गए थे। टी लिम्फो, बी लिम्फो। आप ये भी जानते हैं कि टी लिम्फो से आपको मिलता है सेलुलर इम्यूनिटी। क्या होता है छोड़ दीजिए, वो मैं पढ़ाऊंगा। आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे कि टी लिम्फो से क्या मिलता है आपको? सेलुलर इम्यूनिटी। आप ये भी जानते हैं कि बी लिम्फो दो तरह का होता है, एक होता है प्लाज्मा सेल, और दूसरा होता है बी मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल के बारे में आप जानते हैं, प्रोड्यूस करता है एंटी बॉडी, और एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना? प्रोवाइड्स, सुने हैं ना? यस सर। यस सर। तो बस सुनना ही था, बस इसको लिख देना है, देख लेना है। अच्छा, प्लाज्मा सेल की एक खासियत है, प्लाज्मा सेल की खासियत ये है कि अगर प्लाज्मा सेल को न्यूक्लियस को देखिएगा
तो पहले भी पढ़ा रखे हैं। प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है बोलिए तो? चक्के जैसा। कैसा होता है प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस? व्हील लाइक। कार्ड Wheel व्हील shape. शेप। क्वेश्चन कहाँ पूछा? तो इस न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है। मैं उम्मीद करूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं है इस बात में। Yes, sir. दोनों मिलके इम्यूनिटी देते हैं। इम्यूनिटी तो आपके क्लास 12 का पार्ट है। कोई तकलीफ किसी को? बताइए। No, sir. ठीक, No, sir. नहीं है कोई तकलीफ। अब हम लोग अपना आखिरी सेल पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा नंबर सेल पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्लेटलेट। Platelets. Platelet. प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं Thrombocytes. Thrombocytes. ठीक, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कह रहा है बेसिक, देखो हम लोग बिल्कुल बेसिक बात जान रहे हैं। थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है मैमल में, फाउंड इन मैमल्स। देखो ध्यान से, एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट की एक कहानी है। कहानी ये है कि आरबीसी के बाद, मैच्योर्ड आरबीसी के बाद, ये दूसरा ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कहिएगा अच्छा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक्चुअली इसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड बन रहा है, वो बन रहा है एक खास जगह से। उस खास जगह का नाम है बोन मैरो। बोन मैरो से ही आपकी बॉडी में आरबीसी बन के आ रहा है, डब्ल्यूबीसी बन के आ रहा है, और तीसरा प्लेटलेट भी बन के आ रहा है। बोन मैरो से ही बन के आता है ना, बोलो तो। Yes, sir. लेकिन आप जानते हैं एक बात, बोन मैरो में कुछ सेल पाया जाता है। एक सेल है, उसका नाम है मेगा, बड़ा सा सेल है, कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट कई बार टूट के आपके ब्लड में चला जाता है, और मेगा कैरियोसाइट का टुकड़ा जो ब्लड में जाए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं Platelets. प्लेटलेट। तो Platelets. प्लेटलेट कोई सेल है ही नहीं। तुम्हारी बॉडी में एक आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है और दूसरा प्लेटलेट, लेकिन प्लेटलेट कोई सेल नहीं है। ये सेल का क्या है, जरा जरा बताइए तो? टुकड़ा। Part. इज नॉट अ ट्रू सेल, ट्रू सेल बट। और किस सेल का टुकड़ा है? Megakaryocyte. Megakaryocyte. कहाँ पाया जाता है मेगा कैरियोसाइट? Bone marrow. बोन में अच्छा 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 अच्छा, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, शब्दों को तोड़ के उसका मतलब निकालना सिखाए हैं। बताओ तो इस सेल का मेगा कैरियोसाइट का मतलब क्या होगा? Nucleated मेगा cell. मतलब, मेगा मतलब बड़ा बड़ा बड़े न्यूक्लियस वाला Large. कैरियो मतलब, Nucleus. बहुत Nucleus. अच्छे। Nucleus. साइट Nucleus. मतलब, Cell. 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 सेल मतलब सेल ऐसा सेल होगा जिसका न्यूक्लियस क्या होगा? बड़ा. बड़ा। Large. बड़ा होगा। कुछ नहीं है, शब्दों को तोड़िए। और ये सेल, बड़े न्यूक्लियस वाला एक सेल जो आपके बोन मैरो में पाया जाता है, उसी का टुकड़ा जब आपके ब्लड में चला जाता है तो सेल नहीं है, वो प्लेटलेट है। लेकिन अब कह देते हैं सेल है, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. आगे आते हैं। कह रहा सर ठीक है, जैसे आपने काउंट बाकियों का पढ़ाया है, इसका काउंट नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाना है, इसका काउंट पढ़ना है। इसका काउंट आपको याद रखना है, सबका काउंट याद रखना है। 1.5 से करीब करीब 3.5 लाख पर mm³ ध्यान रखिएगा। इसका फंक्शन भी आपको जानना है। फंक्शन है ब्लड का क्लॉटिंग, और ब्लड की क्लॉटिंग कोई छोटी टॉपिक नहीं है। कहिएगा तो आज अभी इसी वक्त हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। पढ़ना ही है ब्लड क्लॉटिंग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो देखो, WBC, देखो आरबीसी का लाइफ स्पैन फिक्स है 120 दिन। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन फिक्स है, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन फिक्स है 1 हफ्ता से 10 दिन, मतलब 7 से 10 दिन। लेकिन डब्ल्यूबीसी में ना अलग अलग, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन अलग अलग है। जैसे मेमोरी सेल हो सकता है पूरी जिंदगी जिंदा रहे, और वहीं पे तुम्हारा जो मोनोसाइट था 8 घंटा 10 घंटा में मर जा रहा था। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ वेरिएबल होता है, इसलिए किसी किताब में डब्ल्यूबीसी का लाइफ नहीं लिखा होगा। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप का अलग अलग लाइफ होता है। क्लियर ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, तुम्हारी रगों में, तुम मैमल हो, तुम मैमल हो। तुम, 1 मिनट रुक जाइए, एक जरूरी कॉल आ रहा है मैनेजमेंट का, बस 1 सेकंड।
यहाँ देखिए, अच्छा हम जो लिखे होंगे आपको इसमें से बहुत सारा बात पढ़ के भी समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है कि मैमल्स में ब्लड क्लॉटिंग का काम कराता है प्लेटलेट, लेकिन मैमल को छोड़ के दूसरा कोई भी वर्टिब्रेट होगा तो इसी प्लेटलेट का एक भाई होता है, उसका नाम क्या है बोलिए तो? स्पिंडल शेल। अब दोनों में फर्क क्या है? काम तो सेम है ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन फर्क है कि आपका प्लेटलेट डीन्यूक्लिएटेड होता है और स्पिंडल सेल क्या होता है बोलिए तो? न्यूक्लिएटेड। कह रहा है अगर न्यूक्लिएटेड। मान लीजिए अगर काउंट बढ़ गया 3.5 लाख की जगह पे 5 लाख हो गया तो ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। घट गया 1.5 लाख की जगह पे घट के 1 लाख हो गया, 80,000 हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर घटेगा तो ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगा और इस चीज को कहेंगे क्या? ब्लड क्या लॉस। कहेंगे? ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। अच्छा, अब मेरे हिसाब से अब अगला टॉपिक हम लोग ग्रुपिंग पढ़ सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ सकते हैं, नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ सकते हैं। और टाइम है 20 मिनट, तो 20 मिनट में मैं ग्रुपिंग पढ़ा दूंगा। तीनों सेल खत्म हो चुका है, हम आपको ब्लड ग्रुपिंग अब पढ़ाएंगे, ठीक है? यस सर। एबीओ तो ग्रुपिंग पढ़ा ही सकते हैं। Yes, देख sir. लीजिए इसमें प्लेटलेट में कोई दिक्कत है क्या? नो है सर। अभी अब ब्लड देखो, प्लेटलेट का जो चीज छूटा है, क्लॉटिंग कैसे होता है नहीं होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ाएंगे। कुछ चीजें हैं जो इसमें हम छोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं ना पढ़ाएंगे। क्लॉटिंग अभी इसी चैप्टर में अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्लॉटिंग ही ग्रुपिंग के बाद वहां डिटेल में थोड़ा सा और जानेंगे। प्लेटलेट प्लेटलेट क्या करता है नहीं करता है सब वहीं पे जानेंगे, ठीक है? ओके अभी ये सर। इंट्रोडक्शन हुआ है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? अभी तक सिर्फ हमने 2 चीज पढ़ा, ब्लड, ब्लड का प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद ब्लड का सेल। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब चैप्टर में थोड़ा डिटेल में हाथ लगाने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का। अच्छा, इसी में पेज बचा हुआ होगा मेरे हिसाब से। नहीं, पेज नहीं बचा हुआ है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग। ध्यान दीजिए, देखो ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही। जानिए कि ब्लड ग्रुपिंग के जो फादर हैं, फादर कौन है ब्लड ग्रुपिंग के? तो ब्लड ग्रुपिंग के फादर हैं कार्ल लैंड स्टीनर। अब वो सब फादर फुदर आपको याद नहीं रखना है, ऐसे एक औपचारिकता होता है, जान लीजिए। देखो ब्लड ग्रुपिंग जरूर हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग से पहले आपको 2 टर्म्स सीखना पड़ेगा। एक सीखना पड़ेगा एंटीजन, ध्यान रखिएगा, एंटीजन, और दूसरा सीखना पड़ेगा एंटीबॉडी। मेरे को पता है इस क्लासरूम में बैठे 80% बच्चों का सामना इन दोनों टर्म्स से कई बार हो चुका है, और शायद आप लोग जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार और इसकी ब्रीफ स्टडी हम लोग देखेंगे। एंटीजन को ही एग्लूटिनोजेन कहते हैं, एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन कहते हैं। अब कहिएगा सर दोनों है क्या? तो समझाते हैं। देखो हम इसको पहले समझेंगे। कह रहा है दुनिया के हर सेल पे, हर सेल पे, जैसे मान लीजिए ये कोई पैथोजेन है, मान लीजिए ये कोई पैथोजेन है। द पैथोजेन कुड बी अ वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये हो सकता है वायरस, हो सकता है कोई बैक्टीरिया। दुनिया के हर सेल पे, या फिर मान लीजिए ये आपका अपना सेल है, मान लीजिए आपका अपना सेल है, ओन सेल है। दुनिया के हर सेल पे, सेल के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल पाया जाता है। मान लीजिए इसके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल पाया गया, और मान लीजिए इसके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल पाया गया। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है, इसी सरफेस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए तो? एंटीजन। एंटीजन। इसी सरफेस मॉलिक्यूल को कहते हैं एंटीजन। कह रहा है अच्छा एंटीजन यही है सर? तो एंटीजन सर क्या ये स्टार, ये सर्कल है? नहीं बाबू, स्टार और सर्कल तो बस ऐसे बनाया गया है। एक्चुअली एंटीजन जो होता है जनरली या तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई दिक्कत बोलिए तो? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है। कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग जानवर का इम्यून सिस्टम, रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम।
अब मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों टर्म्स को हम नीचे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे समझ लेंगे और फिर डेफिनेशन तो कोई मैटर नहीं करता है, इसको हटाइए नीचे। कह रहा है कि मान लीजिए सर ये मेरा शरीर था, मान लीजिए ये मेरा शरीर था, ओन बॉडी, योर बॉडी लिख देते हैं, चाहे ओन बॉडी ही ठीक है, उससे आपको समझने में आसानी होगा। मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ठीक। इस बॉडी में मैंने इन दोनों सेल को इंट्रोड्यूस कराया, इस एंटीजन को भी डाला, इस एंटीजन को भी डाला, इंट्रोड्यूस किया मैंने। जानते हैं इन दोनों एंटीजेंस में क्या फर्क है? जो आपका वाला एंटीजन है वो आपका अपना एंटीजन है, ये जो वायरस बैक्टीरिया वाला एंटीजन है वो फॉरेन एंटीजन, यही ना फर्क है? बोलिए तो। यस सर। यस सर। फर्क है। कह रहा है सर फर्क तो है, तो इसकी कुछ कहानी भी है। कहानी जानते हैं क्या है सर? अच्छा सुनो, जैसे मान लो तुम इंडिया में रह रहे हो, घूमने जा रहे हो, हम ही लोग हैं बिहार से हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं घूमने जाते हैं, कोई रोकता है टोकता है तो आई कार्ड दिखा देते हैं, तो भाई छोड़ देता है भाई, मान लीजिए कोई पुलिस है, आर्मी है, कुछ भी छोड़ देगा। मतलब हमारे यहाँ का डिफेंस सिस्टम हम पे अटैक नहीं करता है। लेकिन अगर यही कोई पाकिस्तानी हो, चाइना वाला हो, तो उसको तुरंत देखते हैं पकड़ लिया जाता है, बॉर्डर पे ही मार दिया जाता है। उसी तरह से आपका इम्यून सिस्टम आपके ऊपर कभी हमला नहीं करेगा अपने सेल पे। ये नहीं ना है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुम्हारे ही सेल पे हमला कर देगा, तो नहीं। अब मान लो नो इस सर। पर्सन का इम्यून सिस्टम है, मान लो तुम्हारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी में ये स्टार एंटीजन आया और आपकी बॉडी में ये सरफेस एंटीजन आपका आया, तो जानते हैं इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा, करेगा। और ये आपका अपना एंटीजन है तो नो रिस्पॉन्स। क्यों मारेगा? तुम्हारे अपने सेल पे हमला करेगा क्या? नहीं। नो और सर। रिस्पॉन्स करके, रिस्पॉन्स करके प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करेगा बोलिए तो? एंटीबॉडी एंटीबॉडी। अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब सुनो। अच्छा, मतलब एंटीजन, एंटीजन है क्या? एंटीजन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके शरीर में आने से इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जेनरेट करता है, एंटीबॉडी बनाता है। शर्त इतना है कि वो एंटीजन अपना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरेन। फॉरेन कोई तकलीफ? तो अब देखिए जरा इसका नाम देखिए, एंटी का मतलब एंटीबॉडी, एंटी का मतलब, एंटीबॉडी। और जेन का मतलब जेनरेटर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके आने से आपके शरीर में क्या बनता हो? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है तो वायरस है, उसका अपना एंटीजन होगा। तो देखिएगा जिसको जिसको कोरोना वायरस हुआ है उसकी बॉडी में कोरोना के एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, तभी ना सेरम सैंपल लिया जाता है, देखा जाता है कि कितनी जनता में एंटीबॉडी बन चुका है, मतलब उतनी जनता में ये पैथोजन घुस चुका है, तभी तो उसका शरीर एंटीबॉडी बनाया होगा। बोलिए तो। यस सर। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. कह रहा है, अब कह रहा है कि मान लीजिए सर, अब जरा एंटीबॉडी का थोड़ा फंक्शन देखिए, क्या फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस ही था, मान लीजिए कोरोना वायरस ही था, आइए इधर इसका एंटीजन है आया, मान लीजिए ये सब कोरोना वायरस है, ठीक, इधर कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस है, ये सब आया है यहाँ पे। अच्छा ये सब पैथोजन है, मान लीजिए पैथोजन है, आपकी बॉडी में ये सब घुसा हुआ है सब। अब घुसा हुआ है तो आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाया। अब एंटीबॉडी बनाया, ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी बनाया तो एंटीबॉडी जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, वाई शेप का मॉलिक्यूल होता होगा ना, पढ़े हैं? यस सर। यस कह सर। रहा है एंटीबॉडी सर क्या करेगा, इसका फंक्शन बताइए। देखो बाबू, एंटीबॉडी कभी मारता नहीं है, मारता नहीं है तो क्या करता है, इस सारा पैथोजन को, जैसे मान लीजिए ये सब पैथोजन, ये सब का कान है इधर, कान है इधर, एंटीबॉडी क्या करता है, इन सारे पैथोजेंस को पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, और पकड़ पकड़ के क्या करता है, एंटीबॉडी ने यहाँ क्या करवाया है, इनका क्लम्पिंग करवाया है, सारा पैथोजन को पकड़ लेता है, इकट्ठा कर देता है, इसी क्लम्पिंग को कहते हैं एग्लूटिनेशन करवाया है। क्या करवाया है बोलो तो?
Agglutination. Antibody never kills a pathogen but causes what? क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन। आई बात समझ में? कभी मारता नहीं है, क्लम्पिंग कराता है, इकट्ठा करवाता है, जमा करवाता है। समझ में आई बात? Yes, उसके बाद मैक्रोफेज को बुलाया जाता है। मैक्रोफेज आता है, आई सबको पकड़ के रखा गया रहता है, मैक्रोफेज मार देता है, खा जाता है। समझ में आया? बोलिए। Yes, yes, sir. इसीलिए Yes, sir. yes, sir. इसीलिए एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लूटिनिन, जो इकट्ठा करवाए। और जो इकट्ठा होता है उसको एग्लूटिनोजेन कहते हैं। एंटीजन को ही ना इकट्ठा कर रहा है, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. आर certain molecules present on cell surfaces of all cells which are recognized by immune system। ठीक। और ये एंटीबॉडी क्या है? तो देखिए एंटीबॉडी का डेफिनेशन लिखते हैं। एंटीबॉडी का डेफिनेशन लिखते हैं। whenever a foreign antigen is introduced in our body, our WBCs secrete। WBC में लिम्फोसाइट क्या सिक्रीट कर रहा था? एक प्रोटीन। उसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। पढ़े थे ना, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। गामा गामा ग्लोब्यूलिन होता है, पढ़ाए थे ना, प्लाज्मा प्रोटीन में होता है। यस सर, यस सर। Yes, sir. तो एंटीबॉडी एक्चुअली प्रोटीन है, कोई सेल नहीं है। एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन। और वो प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीजेंस से बाइंड करके उनका क्या करवाता है? Clumping. ठीक 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 एग्लूटिनेशन। ठीक। अब ये हुआ एकदम बेसिक ज्ञान। अब मेरे हिसाब से ऐसा मेरे को लग रहा है ना कि हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे फंसेंगे नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स को इस पे लिख देता हूँ, अगले क्लास में उसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक दो पॉइंट हम लिख देते हैं। और क्योंकि समझा नहीं पाएंगे, ए बी ओ पढ़ा ही देते, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में टाइम लगता है। तो उसका फायदा ये होता है कि ब्लड ग्रुपिंग जो सस्ते में नहीं पड़ जाता है, जल्दी जल्दी नहीं पड़ जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, अब अगले लेक्चर में इसको पढ़ा पाएंगे। मैं दो तीन पॉइंट्स बस लिख देता हूँ। इसके भी फादर हैं, दिया किसने था? लैंड स्टीनर ने दिया था, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस चीज पे है? ऑन बेसिस ऑफ presence or absence of two antigens A and B on RBC surface। ठीक। यहाँ आइए, हम लोग को जानना है, इन्होंने लैंड स्टीनर साहब ने कोई लॉ दिया है, उस लॉ को थोड़ा सा पढ़ना है। लैंड स्टीनर लॉ। अभी अभी कुछ नहीं समझाएंगे क्योंकि अब टाइम हो चुका है। कुछ नहीं समझाएंगे, टाइम अभी है 7 मिनट, लेकिन 7 मिनट में हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पहले ही कह रहे हैं। लैंड स्टीनर ने दो लॉ दिया था, उन दोनों लॉ को लिख देते हैं हम। अगले क्लास में हम ये सब अगले क्लास में ब्लड ग्रुपिंग पे ही समझाएंगे। ब्लड ग्रुपिंग अब हो चुका है आसान, इसके बाद चुटकियों में खत्म हो जाएगा। इफ एन antigen is present on RBC, then same antibody is absent from प्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इन्हीं पे सारा कॉन्सेप्ट है। इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट फ्रॉम RBC, then corresponding antibody will be present in plasma।
ठीक है, आज की कहानी इतनी ही रहेगी क्योंकि 5 मिनट है। अब इस चीज को हम समझा नहीं पाएंगे, मेरे को पता है। अगर हाथ लगाएंगे तो कम से कम मेरे को 15 मिनट नॉन स्टॉप चाहिए बोलने के लिए। तो आज इतना ही रहने दीजिए। पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं, सेम पीडीएफ क्लासरूम वाला ही रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए आप। 5 मिनट डाउट सेशन। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। सर जो वेडनेसडे सर को सर स्क्रीन नीचे करना। अच्छा, स्क्रीन नीचे कर दें? हाँ, नीचे ही है ऑलरेडी, ये नीचे है, सबसे नीचे है। ऊपर कर दें? हाँ अब ठीक है। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे बबलू? सर जो वेडनेसडे को टेस्ट है उसमें ये चैप्टर भी आ रहा है। यार क्या करना है ना, देखो मैं बताता हूँ। टेस्ट का सिलेबस पकड़ना नामुमकिन है, सिर्फ आपके ऑनलाइन बैच में नहीं है। ऑनलाइन में तो ये चैप्टर चल भी रहा है, ऑफलाइन में तो ब्रीदिंग भी नहीं शुरू हुआ है। सच्चाई यही है, किसी बैच में नहीं शुरू हुआ है। ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। आप लोग टेस्ट को जब चैप्टर खत्म हो जाए तब अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अटेम्प्ट करके स्कोर देख लीजिएगा। रैंक नहीं मिलेगा, स्कोर मिलेगा। टेस्ट तो ईमानदारी से ही देना होता है, तो जब खत्म होगा तब अटेम्प्ट कर लीजिएगा, स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है? ओके सर। और नहीं तो जितना पढ़े हैं उतने पे टेस्ट दे दीजिए, तो रैंक और स्कोर दोनों मिल जाएगा। स्कोर थोड़ा कम आएगा, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि जो पढ़े थे उतना उसमें कितना सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंट है और नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है। शायद इस बार 3 चैप्टर आ रहे होंगे। डाइजेशन आ रहा होगा, ब्रीदिंग आ रहा यस होगा। सर। यस अब सर। वो एक महीने के Yes, गैप sir. पे आ रहा है, एक महीने के गैप पे वो आ रहा होगा। एक महीने में 3 चैप्टर सोचो। हफ्ते में यस तुम लोग सर। खुद सोचो, तुम लोग एक बार मतलब लॉजिकली Yes, सोच के sir. देखो। हफ्ते में जूलॉजी के 2 लेक्चर आते हैं और महीने में 4 लेक्चर होते हैं, तो 8 लेक्चर में अगर हम 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, वो भी फिजियोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ईमानदारी से तो हम पढ़ाएंगे नहीं, उड़ाएंगे ही। बोलो, उड़ाएंगे ही ना? यस Yes, यस। sir. यस सर। और उड़ाना नहीं ना होता है, कम से कम पढ़ना। जबकि हम नोट्स भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में तो आगे चल रहा है। बच्चा लोग नहीं लिखता है, चलो पीडीएफ पे पढ़ा दिए, समझा दिए। ऑफलाइन में बोर्ड पे पीडीएफ ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। लिखिए तो बच्चा कहता है सर लिखने दीजिए ये वो। तो वहां पे तो इससे भी सिलेबस पीछे चल रहा है, और सिलेबस पीछे नहीं चल रहा है। एक्चुअली वो नीड है ना, टेस्ट फ्रीक्वेंट है। आप पीछे नहीं है, ना आपके टीचर पीछे हैं। यही बैच सब जो है, ये जब से उथल पुथल हुआ है कोरोना की वजह से, सारा सेशन डिस्टर्ब हो गया। नहीं तो जीएमडी कब बनता था आप लोगों को पता है? मई में पेपर होता था नीट का। अब मई के बाद जून में रिजल्ट आता था। जून लास्ट हफ्ते से, और जुलाई फर्स्ट और अगस्त में लास्ट जीएमडी बनता था। मतलब जून लास्ट से हमारी सारी जीएमडी शुरू हो जाती थी। 2019 में आखिरी जीएमडी मैंने 13 अगस्त से पढ़ाना शुरू किया है। आखिरी जीएमडी 13 अगस्त से। और सोचिए अभी हमारा दिसंबर में अभी जीएमडी बन रहा है। कल कल से मेरा एक नया जीएमडी शुरू हो रहा है, ड्रॉपर बैच। तो बताइए उसमें कोई टीचर क्या कर सकता है? टेस्ट उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग कर दिया है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। तो आप लोग कंटेंट पे ध्यान रखिए। टेस्ट में ये है, ऑनलाइन में ये फायदा है कि आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब चैप्टर खत्म हो जाए स्कोर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। Thank you, sir. ठीक Yes, sir. ठीक ठीक Thank ठीक। you, sir. Thank you, थैंक sir. यू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। ठीक Thank you, sir. ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक ठीक। सर